28 फरवरी 2026 तेहरान सुबह के 4 बजे आसमान में एक आवाज, फिर दूसरी, फिर हजारों 900 मिसाइल्स एक साथ गिरी पूरे ईरान की सरकार के ऊपर। 12 घंटे में ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मर चुका था, उसके साथ 40 टॉप ऑफिशियल्स भी खत्म। लेकिन ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं थी। उस दिन से लेकर आज तक भारत के 140 करोड़ लोगों की रसोई में गैस सिलेंडर नहीं आ रहा, पेट्रोल पंप पे लाइन, गांव में किसान खाद के लिए रो रहे हैं, मुंबई के बिजनेसमैन की कंपनी बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक 34 किलोमीटर चौड़ी सी समुंदर की राह बंद हो गई और उस राह से ही भारत को अपना 85% तेल मिलता था। इस जंग ने ईरान को नहीं, भारत के आम आदमी को सबसे ज्यादा मार दिया। किसी को नहीं पता था कि यह जंग गल्फ में होगी, लेकिन बिल भारत भरेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2024 से। उस साल जब दुनिया में छोटी छोटी जंग चल रही थी, तब ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन सीधा लड़ाई नहीं करते थे। दोनों अपने अपने दोस्तों के जरिए लड़ते थे। इजराइल की तरफ से अमेरिका खड़ा था, ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स। लेकिन जुलाई 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो सबको बदल दिया। हमास का एक बड़ा लीडर था, इस्माइल हनीए। वो तेहरान में ईरान के गेस्ट हाउस में रुक रहा था। एक रात अचानक एक मिसाइल आई और उसको मार दिया तेहरान में, ईरान के घर के अंदर। ईरान के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उनके अपने घर में किसी ने घुसकर उनके मेहमान को मार दिया। ईरान के लीडर्स ने सोचा ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। फिर सितंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान में ईरान के सबसे बड़े दोस्त हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया, साथ में ईरान के एक और कमांडर अब्बास निलफुरुशान को भी। अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने पहली बार सीधा इजराइल पे मिसाइल्स दागी। इजराइल ने जवाब दिया। अक्टूबर 2024 तक दोनों देश एक दूसरे पे हमला करने लगे थे। ये वो पल था जब शैडो वॉर यानी छुप छुप के लड़ना खत्म हो गया। अब सामने वाली जंग शुरू हो गई थी। ईरान के अंदर हालात भी खराब होने लगे। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पे हमला किया। इसको 12 डे वॉर कहते हैं, यानी 12 दिन की जंग। इस जंग में ईरान के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम टूट गए, न्यूक्लियर जगहों पे बॉम्ब्स गिरे। ईरान की इकोनॉमी यानी देश का पैसा और बिजनेस पहले से ही बहुत खराब थी। सालों से दूसरे देश ईरान को पैसा नहीं देते थे क्योंकि अमेरिका ने सबको रोका हुआ था। इसको कहते हैं सैंक्शंस। ईरान के लोग का काम धंधा बंद होने लगा, महंगाई बहुत बढ़ गई। जनवरी 2026 तक ईरान के लोग सड़कों पे उतर आए। लोग चिल्लाए, हमें खाना नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत ज्यादा है, सरकार बदलो। ईरान की सरकार ने क्या किया? पुलिस और आर्मी को भेज दिया, हजारों लोगों को मार दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह देखा। उन्होंने सोचा अब ईरान बहुत कमजोर हो गया है, अभी हमला करना चाहिए। और फिर शुरू हुआ असली खेल। पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, दुनिया को तेल और गैस चाहिए। बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती, बिना गैस के खाना नहीं पकता, फैक्ट्रीज नहीं चलती। अब ये तेल और गैस कहां से आता है? गल्फ से, यानी वो जगह जहां ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल यहां से निकलता है। लेकिन ये तेल यहां से बाकी दुनिया में जाए कैसे? समुंदर के रास्ते। बड़े बड़े जहाजों में भरकर होता है तेल। वो जहाज एक छोटी सी समुंदर की राह से गुजरते हैं। उस राह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। समझो ऐसे, मान लो तुम्हारे घर में सिर्फ एक दरवाजा है। अगर कोई उस दरवाजे को बंद कर दे तो तुम बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर फंस जाओ। वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक दरवाजा है गल्फ के लिए। हर रोज 2 करोड़ बैरल्स तेल यानी 2 करोड़ बड़े बड़े डब्बे इस रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया का 20% तेल यहां से जाता है। भारत को अपना 85% तेल गल्फ से ही मिलता है और वो सब यहां से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत का क्या होगा? यही वो चीज थी जो फरवरी 2026 में हुई। 28 फरवरी 2026 रात के 2 बजे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा हमला शुरू किया। इसका कोड नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 900 मिसाइल्स एक साथ दागी गई, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, एयर डिफेंस पे, आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे। सबसे बड़ा टारगेट था ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। वो ईरान का सबसे पावरफुल आदमी था। उसका कॉम्पाउंड तेहरान के बीच में था। इजराइल के फाइटर जेट्स ने उस कॉम्पाउंड पे बॉम्ब्स डाले। खामेनेई मर गया, उसके साथ 40 टॉप ऑफिशियल्स भी खत्म हो गए। लेकिन एक मिसाइल गलत जगह गिर गई। मिनाब नाम की जगह पे एक लड़कियों का स्कूल था। उस स्कूल के बगल में एक नेवल बेस था। मिसाइल वहां जानी थी लेकिन स्कूल पे गिर गई। 170 बच्चे मर गए एक बार में। ईरान के लोग गुस्से में आग की तरह भड़क उठे। ईरान के पास अब कन्वेंशनल आर्मी यानी नॉर्मल फौज तो नहीं थी, वो तो खत्म हो गई थी। लेकिन उनके पास एक और फोर्स थी, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये लोग बहुत ट्रेंड थे, बहुत डेंजरस थे।
IRGC के कमांडर ने फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका हमारी सरकार गिरा सकता है तो हम दुनिया की इकोनॉमी गिरा सकते हैं। और फिर उन्होंने वो किया जो सबसे खतरनाक था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। 1 मार्च 2026 गल्फ से निकलने वाले सभी तेल के जहाज रोक दिए गए। कुछ को बॉम्ब से धमकी दी गई, कुछ को माइंस यानी समुद्र में छुपी बॉम्ब से डराया गया। कोई जहाज नहीं निकल पा रहा था और उस दिन से भारत को तेल मिलना बंद हो गया। फरवरी में भारत को हर हफ्ते 2.5 करोड़ बैरल तेल मिलता था। मतलब एक हफ्ते में इतना तेल आता था कि पूरा देश चलता था। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में सिर्फ 19 लाख बैरल आए। 92% तेल कम हो गया एक हफ्ते में। पेट्रोल पंप पे लाइन लगने लगी। पहले एक सिलेंडर 900 रुपए में मिलता था, अचानक 1200 रुपए हो गया, फिर 1400, फिर कुछ जगह पे तो ब्लैक में 3500 तक बिक रहा था। ब्रेंट क्रूड यानी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत पहले एक बैरल $70 थी, वो सीधा $112 पे पहुंच गई। कुछ दिनों में $126 भी छू गई। समझो ऐसे, पहले तुम्हें एक टॉफी 2 रुपए में मिलती थी, अचानक वो 5 रुपए की हो गई। तुम्हारे पॉकेट मनी में से अब ज्यादा पैसा टॉफी पे ही जाएगा, बाकी कुछ खरीदने के लिए कम बचेगा। वैसे ही भारत की पूरी इकोनॉमी में पैसा महंगा होने लगा, सब चीजें महंगी होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था LPG सिलेंडर का। भारत में 33 करोड़ घर हैं। उन घर में खाना गैस पे पकता है। वो गैस कहां से आती है? गल्फ से। पूरे गैस का 90% गल्फ से ही आता है। जब स्ट्रेट बंद हुई तब गैस के जहाज नहीं आए। सरकार ने कहा, अब हर घर को सिलेंडर 25 दिन बाद मिलेगा। पहले 21 दिन बाद मिलता था। गांव में 45 दिन का वेट करो। एक मुंबई की एक लेडी ने टीवी पे इंटरव्यू दिया। उसका नाम था शालिनी देसाई। उसने कहा, मुझे सिलेंडर 15 दिन पहले बुक करना पड़ा, अभी तक नहीं आया। बच्चे स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट मांगते हैं, मैं क्या करूं? लकड़ी पे खाना बनाऊं क्या? भारत की 250 लाख फैमिलीज पॉवर्टी लाइन पे आ गई। मतलब वो लोग जो पहले ठीक ठाक कमा लेते थे अब गरीब होते जा रहे थे, सिर्फ गैस और पेट्रोल की वजह से। लेकिन असली दर्द तो अब शुरू हुआ। तुम्हें पता है किसान अपने खेत में क्या डालते हैं ताकि अच्छी फसल हो? खाद। उसको फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अगर खाद ना डालो तो फसल कम होगी, अगर फसल कम होगी तो देश में खाने की कमी हो जाएगी। भारत की 45% खाद गल्फ से ही आती है। जब जंग शुरू हुई तब मार्च का महीना था और मार्च अप्रैल में ही किसान खरीफ सीजन यानी बारिश वाली फसल के लिए तैयारी करते हैं। तब ही खाद डालनी होती है। लेकिन खाद नहीं आ रही थी। जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी बहुत महंगी थी। पहले 1 टन खाद $465 में मिलती थी, अब वो $693 की हो गई, 49% ज्यादा। किसान रो रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था इतना महंगा खाद खरीदने का। जयपुर में एक बिजनेसमैन था, राकेश जिंदल। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाई थी। यानी वो ट्रक्स चलाता था जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। 2025 में उसकी कंपनी की वैल्यू 37 करोड़ रुपए थी। वो बहुत खुश था। लेकिन मार्च 2026 में उसकी कंपनी का काम 60% गिर गया। क्यों? क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया कि ट्रक चलाना ही मुश्किल हो गया। उसके गल्फ वाले क्लाइंट्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए क्योंकि वहां जंग चल रही थी। बैंक्स ने उसको लोन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा अभी मार्केट खराब है। राकेश ने एक दिन अपनी बीवी से कहा, मैंने 2016 में नोटबंदी देखी, 2017 में GST की तकलीफ देखी, सब संभाल लिया, लेकिन ये तो मेरे हाथ से बाहर है। यहाँ तो 2 देश लड़ रहे हैं और मेरा बिजनेस डूब रहा है। और यही कहानी थी हजारों इंडियन बिजनेसेस की। अब तक तुम सोच रहे होगे भारत को कोई रास्ता नहीं मिला तेल लाने का। मिला, लेकिन वो रास्ता बहुत अजीब था। मार्च 2026 ईरान ने अनाउंस किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ जहाज गुजर सकते हैं, लेकिन हर जहाज को $2 मिलियन देने होंगे और वो पैसा सिर्फ चाइनीज युआन में देना होगा। मतलब ईरान ने अपना दरवाजा बंद नहीं किया पूरा, उन्होंने उसको टोल टैक्स वाला बना दिया और वो टैक्स भी सिर्फ चाइना की करेंसी में। भारत के पास क्या ऑप्शन था? या तो तेल मत लो, देश बंद हो जाएगा, या फिर चाइना से हेल्प मांगो। भारत ने मजबूरी में दूसरा ऑप्शन चुना। भारत की सरकार ने चाइनीज कंपनीज से बात की। वो कंपनीज चाइनीज जहाजों में तेल लेकर आईं। ईरान ने उन्हें जाने दिया। फिर भारत ने चाइना को एक्स्ट्रा पैसा देकर वो तेल लिया। मतलब भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना को पैसा देकर अपना तेल खरीदा। चाइना को फायदा हुआ, भारत के आम लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ा पेट्रोल पंप पे। ये वो पल था जब सबको समझ आ गया भारत कितना कमजोर है एनर्जी के मामले में। अमेरिका से दोस्ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो चाइना की मदद लेनी पड़ी। ये था असली ट्विस्ट, असली धोखा। गल्फ में 1 करोड़ इंडियंस रहते थे। मतलब तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, किसी के मामा, किसी के पापा, वो सब वहां काम करते थे। वो लोग हर साल भारत को 6 लाख करोड़ रुपए भेजते थे। ये पैसा उनकी फैमिली को चलता था।
केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन स्टेट्स के हजारों घर गल्फ के पैसे पे चलता था। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वहां काम बंद होने लगा, कंस्ट्रक्शन रुक गई, होटल्स बंद होने लगे, हजारों इंडियंस की नौकरी गई। भारत की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, हमने 67,000 इंडियंस को वापस लाने का काम किया है। मर्चेंट शिप्स पे हमले हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ग्राउंड पे हालात काफी खराब थे। एक दुबई में काम करने वाला सुरेश कुमार, जो केरला से था, उसने फोन पे अपनी माँ से बात की। उसने कहा, माँ, कंपनी ने नोटिस दे दिया है, अगले महीने से कोई सैलरी नहीं है, घर आ रहा हूँ। उसकी माँ ने पूछा, फिर यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो काम है ही नहीं। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मार्च 2026 में बोला, हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, मतलब इमरजेंसी के लिए हमने तेल स्टोर करके रखा है। हम 60 से 74 दिन तक बिना बाहर से तेल लिए चल सकते हैं। लेकिन असली बात कुछ और थी। भारत के पास 3 बड़े अंडरग्राउंड केव्स हैं जहां तेल स्टोर होता है, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर। उनकी टोटल कैपेसिटी है 53 लाख मीट्रिक टन। लेकिन मार्च 2026 में वो सिर्फ 63% भरे थे, मतलब एक्चुअली सिर्फ 33 लाख टन तेल पड़ा था, और वो सिर्फ 9 से 10 दिन ही चलता। बाकी 60 दिन का जो बोला गया वो एक्चुअली रिफाइनरीज और कंपनीज का सर्कुलेटिंग स्टॉक था, मतलब जो तेल ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रहा है, अगर यूज भी इमरजेंसी में यूज कर लिया तो रिफाइनरीज बंद हो जाएंगी। मतलब भारत के पास एक्चुअली सिर्फ 10 दिन का रियल इमरजेंसी बफर था। चाइना के पास 90 दिन का है, अमेरिका के पास 90 दिन का है, जापान के पास भी 90 दिन का है, भारत के पास सिर्फ 10 दिन का। और गैस सिलेंडर का तो कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व था ही नहीं, सिर्फ 2 से 5 दिन का स्टॉक था। यही वो सबसे बड़ी गलती थी जो इस जंग ने सबको दिखा दी। अप्रैल 2026, 40 दिन की जंग के बाद एक सीज फायर हुआ, मतलब दोनों तरफ से फायरिंग बंद हुई। ईरान ने स्ट्रेट थोड़ी खोली, कुछ जहाज जाने लगे, तेल आना शुरू हुआ, लेकिन पहले जितना नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेट्रोल पंप पे महंगाई अब भी थी, सिलेंडर का वेट अब भी था, किसान का खाद अब भी महंगा था। मुंबई के राकेश जैसा हजारों बिजनेसमैन डूब चुके थे। गल्फ से वापस आए हुए लोग बेरोजगार थे। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट निकाली। उसमें लिखा था, भारत में 25 लाख लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं सिर्फ इस जंग की वजह से। मतलब जो पहले अच्छे से खा पी रहे थे, अब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। सरकार ने 497 करोड़ रुपए का एक रिलीफ स्कीम लॉन्च किया, बिजनेसेस को थोड़ा हेल्प किया, लेकिन ये बहुत कम था। नुकसान 1000 करोड़ों का हुआ था। और सबसे बड़ा दर्द था ये कि भारत खुद अपनी मदद नहीं कर पाया। दूसरे देश की करेंसी यूज करनी पड़ी, दूसरे देश के जहाज यूज करने पड़े, दूसरे देश से माफी मांगनी पड़ी। ये था असली प्राइस, असली कीमत। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं थी, ये कहानी है उस कमजोरी की जो भारत के अंदर छुपी थी और जिसको एक जंग ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, लेकिन अगर हमारे पास अपना तेल नहीं है, अपनी गैस नहीं है, अपना इमरजेंसी का बफर नहीं है, तो हम कैसे बड़े बनेंगे? इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, एनर्जी इंडिपेंडेंस जरूरी है। मतलब हमें अपना खुद का तेल, गैस या फिर सोलर, विंड जैसे ऑप्शंस बनाना होगा। दूसरे देश पे डिपेंड रहेंगे तो ऐसा ही होगा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना जरूरी है, गैस सिलेंडर का भी, तेल का भी। अगर इमरजेंसी आए तो कम से कम 90 दिन तो हम अपने दम पे चलना चाहिए। तीसरा, डिप्लोमेसी के साथ स्ट्रेंथ भी जरूरी है। दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने पास पावर नहीं है तो कोई नहीं सुनता। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो 34 किलोमीटर की पतली सी राह आज भी याद दिलाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भी एक छोटी सी समुंदर की राह पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो। अगर आपको लगा कि ये जानकारी आपके दोस्त या फैमिली को भी मिलनी चाहिए तो शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। हम हर हफ्ते भारत और दुनिया की उन कहानियों को लाते हैं जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखना और अपने देश के लिए सोचना कि हम आने वाले कल को कैसे ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं।